नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत में दो प्रमुख सिद्धांत है। एक तो प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र है और दूसरा है नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र, यानी ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स और न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो आज हमें अध्ययन करेंगे प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये क्या है? तो इसमें तीन प्रमुख दृष्टिकोण है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन मर्केंटाइलिज्म, यानी वाणिज्यवादी दृष्टिकोण। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन मर्केंटाइलिज्म वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन क्लासिकल मॉडल या क्लासिकल इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन क्लासिकल मॉडल। और तीसरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन नियो क्लासिकल स्कूल। तो प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हम तीन दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, प्रतिष्ठावादी संप्रदाय या प्रतिष्ठित संप्रदाय क्लासिकल मॉडल, और नव प्रतिष्ठित संप्रदाय या न्यू क्लासिकल स्कूल। ये तीन प्राचीन अर्थशास्त्र है या प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका तीन का अध्ययन किया जाता है। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन है एवं उसका क्रमिक विकास प्राचीन काल से शुरू हुआ। यद्यपि उस समय कल्याणवादी अर्थशास्त्र न तो आज जितना महत्वपूर्ण माना जाता था और न यह अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में लोकप्रिय हुआ। उस समय कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अभिप्राय संकुचित तथा उसके तौर तरीके एवं विधियां आज से काफी भिन्न थी प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन मर्केंटाइलिज्म में या वाणिज्यवादी दृष्टिकोण क्या था प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने व्यापार आधिक्य के सिद्धांत, क्या? ट्रेड सरप्लस थ्योरी, ट्रेड सरप्लस थ्योरी, व्यापार आधिक्य सिद्धांत का प्रतिपादन कर उसे आर्थिक कल्याण का आधार बताया। वाणिज्यवादियों ने, मर्केंटाइलिज्म जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने आर्थिक कल्याण का आधार बताया और उसके लिए उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियों का सुझाव दिया जिनसे क्या है, निर्यात बढ़े और आयात घटे, यानी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे। देश का बहुमूल्य धातुओं का संग्रह हो, देश में क्या हो, बहुमूल्य धातु सोने चांदी का संग्रह हो और देश की भौतिक समृद्धि से कल्याण बढ़े, यानी देश में अगर भौतिक ये सुविधा हो जाएगी, व्यापार अधिक हो जाएगा, देश का सरप्लस हो जाएगा और निर्यात बढ़ेंगे, देश के आयात घटेंगे, बहुमूल्य धातुओं का संग्रह हो जाएगा, तो भौतिक समृद्धि से कल्याण बढ़ेगा। तो ये कल्याणवादी, प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन मर्केंटाइलिज्म था। इस विचारधारा से यूरोप के देशों एवं अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों ने क्या किया, पिछड़े एवं गरीब देशों का अधिकाधिक निर्यात कर, यानी उन देशों को अधिक निर्यात कर उनका शोषण किया
उन देशों का शोषण किया जो यूरोप के देश है, जैसे इंग्लैंड वालों ने भारत का किया। ये मर्केंटाइलिज्म विचारधारा के अंतर्गत था। यह एक पक्षीय आर्थिक कल्याण की विचारधारा का इसमें बोलबाला रहा, यानी इसकी आलोचना कह सकते हैं। इस पर इस सिद्धांत की आलोचना होने लगी क्योंकि एक पक्षीय सिद्धांत था और देशों का, विकसित देशों ने गरीब और पिछड़े देशों का शोषण किया, इसलिए एक पक्षीय सिद्धांत था, इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना हो गई। तो ये था मर्केंटाइलिज्म के अंतर्गत वेलफेयर इकोनॉमिक्स, प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में मर्केंटाइलिज्म वाला था। दूसरा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन क्लासिकल मॉडल, इसके अंतर्गत क्या था कि प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ तथा माल्थस आदि ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एडम स्मिथ ने अपनी विख्यात पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस जो कब प्रकाशित हुई थी, 1776 ईस्वी, ये पुस्तक एडम स्मिथ की, में आर्थिक कल्याण और धन से सीधा संबंध बताया कि आर्थिक कल्याण का धन से क्या होता है, सीधा संबंध होता है। इस बात पर जोर दिया कि धन में वृद्धि से आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। देश हमारे पास अगर धन होगा तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। रिकार्डो तथा J.S. मिल आदि ने भी एडम स्मिथ के विचारों का भारी समर्थन किया। उनकी यह धारणा थी कि देश में जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही देश में धन बढ़ेगा और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिक उत्पादन होगा तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे राष्ट्र की संपदा बढ़ेगी, राष्ट्र संपन्न होगा और देश का आर्थिक कल्याण में, देश के आर्थिक कल्याण में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये प्रतिष्ठित संप्रदाय की विचारधारा थी। ठीक है, अब नियो क्लासिकल स्कूल के अंतर्गत क्या था। नव प्रतिष्ठित संप्रदाय में कल्याणवादी अर्थशास्त्र में क्या था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन न्यू क्लासिकल स्कूल में प्रोफेसर मार्क, इसमें दो प्रमुख दृष्टिकोण है। कितने दृष्टिकोण है इसमें? दो। एक तो माल्थस का, प्रोफेसर मार्शल का दृष्टिकोण है, मार्शल अप्रोच, और एक है प्रोफेसर तिग्गू अप्रोच। ये दो प्रमुख दृष्टिकोण है। तो मार्शल का वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या था? प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों क्लासिकल मॉडल्स में एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा J.S. मिल आदि के उन विचारों का विरोध किया जिसमें उन्होंने धन को आर्थिक कल्याण से जोड़ा। इन्होंने क्या जोड़ा था? धन को आर्थिक कल्याण से, धन से आर्थिक कल्याण बढ़ता है। ठीक है, उन्होंने क्या है, आदि उन विचारों का विरोध किया। किसने? मार्शल ने, जिसमें उन्होंने धन को आर्थिक कल्याण से जोड़ा और धन वृद्धि के द्वारा आर्थिक कल्याण में वृद्धि की कल्पना की। प्रोफेसर मार्शल ने धन को गौण एवं मानव को अधिक बल यानी अधिक महत्व देकर कल्याणवादी अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया? तो प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन मार्शल ने बताया कि मार्शल ने धन को गौण स्थान और मानव को अधिक महत्व देकर आर्थिक कल्याण में वृद्धि की कल्पना की। कल्याणवादी अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की विशिष्ट शाखा के रूप में प्रतिपादित किया। मार्शल ने अपनी पुस्तकें उद्योग एवं व्यापार, ट्रेड एंड इंडस्ट्री
में आर्थिक बचत को कल्याण का प्रमुख कारण बताया। किसको बताया? आर्थिक बचत। उसके अनुसार अर्थशास्त्र में सभी उपभोक्ताओं को मिलने वाली कुल उपभोक्ता बचत, क्या? कुल उपभोक्ता बचत यानी टोटल कंज्यूमर सरप्लस। एक तो ये कुल उपभोक्ता बचत, टोटल कंज्यूमर सरप्लस, तथा सभी उत्पादकों, ये तो क्या है? उपभोक्ताओं, और सभी उत्पादकों को मिलने वाली क्या है? कुल उत्पादक बचत। कुल उत्पादक बचत, टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस, ये दो का योग ही आर्थिक कल्याण का निर्धारक है। ये इन्होंने बताया मार्शल। प्रोफेसर मार्शल का मत था कि जिस उत्पादन से कुल उत्पादक बचत अधिकतम हो वह ही आर्थिक कल्याण का निर्धारक है। मार्शल का मत था कि समाज के कल्याण को भी अधिकतम करने में सहायक है। अगर ये अधिक होगी तो समाज का कल्याण अधिक होगा। इसके अतिरिक्त मार्शल की धारणा थी कि अधिक कल्याण में वृद्धि बचतों में वृद्धि से होती है, यानी इनसे अधिक कल्याण होगा। मार्शल का दृष्टिकोण था। अब क्या हुआ? इस सिद्धांत की मार्शल की आलोचना हुई। आलोचना किस आधार पर हुई? कि मार्शल की अधिकतम संतुष्टि की धारणा एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसका मापना कठिन है। दूसरा कि आधुनिक युग में पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक काल्पनिक एवं मिथ्या धारणा है, उसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। ये दो इसकी मुख्य रूप से आलोचना हुई। ये तो मार्शल का दृष्टिकोण था। क्या था? कुल उपभोक्ता बचत है और कुल उत्पादक बचत ये अधिक होगी तो अधिक कल्याण होगा, कल्याण में वृद्धि होगी। अब दूसरा इसमें किसमें? न्यू क्लासिकल स्कूल में दो प्रमुख, एक तो मार्शल का अप्रोच और एक पिग्गू की अप्रोच। और अब है पिग्गू का दृष्टिकोण क्या था? पिग्गू ने अपनी पुस्तक कल्याण का अर्थशास्त्र, कल्याण का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये इसकी पुस्तक थी पिग्गू की। कल्याण के इस पुस्तक में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसे आदर्श विज्ञान के रूप में लोकप्रिय बनाया। कल्याणवादी अर्थशास्त्र कल्याण को महत्व ज्यादा दिया। पिग्गू के अनुसार, यानी पिग्गू ने बताया कि आर्थिक कल्याण क्या है? सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सके। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड के द्वारा मापा जा सके। तो इसमें साफ साफ तौर पर स्पष्ट है कि सामाजिक कल्याण का भाग है आर्थिक कल्याण। अब इसके लिए दशाएं क्या है? वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि देश में जो वास्तविक राष्ट्रीय आय उसको अधिकतम किया जाए, तब सामाजिक आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। दूसरा कि वास्तविक आय का अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतरण भी सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने में सहायक है। यानी जो हमारी वास्तविक आय है, रियल इनकम है, वो गरीबों से अमीरों की ओर हस्तांतरण होना चाहिए। देश में समानता होनी चाहिए, तब देश में कल्याण बढ़ेगा। ये इसकी दशाएं है। इस सिद्धांत की पिग्गू की जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इसकी भी आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई कि पहली आलोचना ये थी कि उपयोगिता द्वारा मुद्रा का माप कठिन है। दूसरा,
पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है। जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तीसरी कि संतुष्टियों का परिमाणात्मक योग एवं गणना कठिन है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। ये इसकी आलोचनाएं हैं मुख्य। और अंतिम कह सकते हैं कि केवल धन के समान वितरण से कल्याण में वृद्धि संभव नहीं है। ये तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, और इसमें दो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र और नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र है, ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स और न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और आज अध्ययन में हमारी विषय वस्तु थी प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र, और इसमें प्रमुख रूप से मर्केंटलिज्म, क्लासिकल मॉडल और न्यू क्लासिकल मॉडल पढ़े। और इसके अलावा तीन दृष्टिकोणों में हमने पहले में क्या पढ़ा? ट्रेड प्लस थ्योरी कि व्यापार अधिक हो, मर्केंटलिज्म में देश में बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह हो, तब देश में आर्थिक कल्याण होगा, ये इनका सिद्धांत था। और इसमें क्या था? वेल्थ ऑफ नेशंस, जो पुस्तक में हवाला दिया गया, और इसमें दो अप्रोच थी, मार्शल और पिग्गो की अप्रोच, इनकी आलोचनाएं भी पढ़ी। ये था प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र, ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।